स्टार्ट होती है एक सनी डे से। अपना हीरो एक शॉप में होता है। वो एक चिप्स का पैकेट उठाता है, लेकिन वो नीचे से फटा हुआ होता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है। वो उसे बोलती है, क्या तुम चोर हो? हीरो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं। अचानक से टीवी पर एक अर्जेंट न्यूज अनाउंस होती है और बोला जाता है, सिटी में अचानक से भूकंप आना शुरू हो गया है और ये भूकंप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट ने सब लोगों को सावधान रहने के लिए बोल दिया, क्योंकि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और अचानक से उस शॉप के बाहर एक एक्सप्लोजन होता है और जमीन से कोई बहुत बड़ी चीज निकल आती है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस एक्सप्लोजन से आसपास की बिल्डिंग्स गिरने लगती है और अपना हीरो उस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट करता है। वो बच्ची बोलती है, ये क्या हो रहा है? और हमें पता चलता है ये एक्सप्लोजन जमीन में से एक बहुत ही भयानक टावर के निकलने से होता है और ये टावर पूरी दुनिया में हर जगह निकलने लगते हैं और लोगों के लिए ये टावर एक नाइटमेयर था। इसके बाद सब लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए चूज किया गया है और अब से तुम एक टावर वॉकर हो। तो क्या तुम ये समन एक्सेप्ट करते हो? जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो एक बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वेपन्स और अलग तरह के आइटम्स दिए जाते हैं ताकि वो लोग टावर में लड़ सकें। ये सब उन्हें एक गेम की तरह लग रहा था, पर असल में ये एक डेथ बैटल थी, मरो या मारो। उन्हें टावर के बाहर क्या हो रहा है वो सब भी दिखाई दे रहा था। टावर के बाहर कुछ लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ये क्या चीज है। उनमें से एक बंदे की नजर ऊपर पड़ती है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर उन्हें देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर बहुत भयानक होता है और सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस मॉन्स्टर्स के साथ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस टावर के से निकलने लगते हैं और वो सब लोगों पर हमला कर देते हैं। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर्स चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। वो इतने सारे लोगों को मारते हैं जिससे दुनिया की 30% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और जो लोग टावर के अंदर होते हैं वो सब ये तबाही देख रहे होते हैं और वो लोग ये देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो सब लोग टावर के टॉप पर चढ़ने का फैसला करते हैं जिससे शायद दुनिया को बचाया जा सकता है और वो लोग दुनिया को बचाने के लिए उस टावर पर रेड कर देते हैं, ये सोचकर शायद इससे ये तबाही रुक जाए। तो मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। कुछ आगे जाते हैं लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। वहाँ पर एक बड़ा पत्थर रहता है। वो लोग उस पत्थर को अपने वेपन्स से तोड़ने लगते हैं और वहाँ पर एक स्टोन पड़ा रहता है जो चमक रहा होता है। जैसे ही ये लोग उस स्टोन को छूते हैं उनके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें लिखा होता है, ये एक रिटर्निंग स्टोन है। इस स्टोन को क्रैक करने से यूजर वापस अपने पास्ट में जा सकता है जब वो समन हुआ था। वो सब लोग सोचते हैं अगर ये सच हुआ तो फिर तो ये कमाल की चीज है और उनका कैप्टन हुआंग इनजैन बोलता है, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ, देखते हैं ये चीज सच में वर्क करती है या नहीं। वो उस स्टोन को क्रैक करता है और वहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और कैप्टन हुआंग वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ पर एक साकामोटो नाम का बंदा रहता है जो एक साइंस प्रोफेसर होता है। वो लोग उससे पूछते हैं, क्या आप कैप्टन वापस नहीं आ पाएंगे? प्रोफेसर बोलता है, इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन पास में चले गए हैं, लेकिन टाइमलाइन का एक हिस्सा अलग हो गया तो शायद अब कैप्टन वापस नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर उन्हें साइंस थ्योरी में टाइमलाइन का स्प्लिट होना समझाने लगते हैं, लेकिन ये सब उनके पल्ले नहीं पड़ता और सच बोलूं तो मेरे भी समझ के बाहर है। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है, अब कैप्टन तो पास में चले गए, लेकिन इससे यहाँ पे जो हो रहा है ये सब खत्म नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है इस टावर में जो आइटम्स है उन पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब सही है, लेकिन इस स्टोन को यूज करके शायद हम अलग अलग टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे, ना कि एक ही जगह पर। इस टावर में जो भी चीजें है वो इंसान की समझ से बाहर है। ये लोग बात कर रहे होते हैं और इतने ही टाइम में वहाँ पर एक दूसरा टावर जमीन में से निकल आता है और उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं। इससे पहले पूरी दुनिया खत्म हो जाए टावर वॉकर्स को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो वो रिटर्न स्टोन यूज करके अपनी जान बचा सकते हैं या तो फिर टावर में रह के इन भयानक मॉन्स्टर्स से फाइट करके अपनी जान दांव पे लगाकर दुनिया को बचा सकते हैं। टावर के अंदर बहुत भयानक मॉन्स्टर्स होते हैं और वो टावर वॉकर्स को बेरहमी से मार रहे होते हैं। वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। कुछ लोग डर के मारे बचने के लिए रिटर्न स्टोन यूज करते हैं और पास में चले जाते हैं। एक बंदा बोलता है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। वो हार मान लेता है और एक भयानक मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उस मॉन्स्टर्स के चीर फाड़ कर देता है और उस लड़के को बचा लेता है।
वो बंदा उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो मेरे दोस्त। वो लड़का रोने लगता है और बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। उस बंदे के साथ एक पूरी स्क्वाड होती है। जो डरपोक लोग होते हैं वो स्टोन यूज करके वहां से भाग जाते हैं और वहां पर एक लास्ट स्क्वाड रह जाती है जो मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए टावर में रह जाते हैं। और अब ये लोग ही दुनिया को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में सीन शिफ्ट होता है। ये लोग काफी ऊपर तक आ चुके होते हैं और एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। इस फ्लोर का मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ये लोग एक टीम स्ट्रेटेजी बनाकर उस मॉन्स्टर को आखिर में डिफीट कर देते हैं। यहाँ पे हमें मेन हीरो और उस दूसरे बंदे का नाम भी पता चलता है। हमारे मेन हीरो का नाम जाओवान होता है और उस दूसरे बंदे का नाम यूवान होता है। यूवान वही बंदा होता है जिसने पिछले चैप्टर में उस लड़के को रेस्क्यू किया था। मॉन्स्टर से लड़ने के बाद जाओवान अपने दोस्त को बोलता है कोई ज्यादा जख्मी तो नहीं हुआ। यूवान बोलता है नहीं सब ठीक है, और वो सब लोग भी बोलते हैं हम सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लोग बहुत तेजी से मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं और टॉप फ्लोर के काफी करीब पहुंच जाते हैं। जाओवान बोलता है अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो शायद हम जल्दी टॉप फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। इस मॉन्स्टर को हराने से उन्हें एक पावरफुल स्वॉर्ड भी मिलती है। ये स्वॉर्ड एक सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड होती है और ये स्वॉर्ड असल में ड्रैगन्स को मारने के लिए बनाई गई होती है। जाओवान बोलता है ये तो बहुत ही पावरफुल वेपन है और अब तो हम बहुत ही जल्द टॉप फ्लोर में एंटर करेंगे। ये लोग काफी ऊपर तक पहुंच चुके होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती है। अचानक से वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है और 98th फ्लोर चैम्बर ऑफ पुरगेटरी ओपन हो जाता है और वहां से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर निकलता है और उन सब पर अटैक कर देता है। ये मॉन्स्टर इस फ्लोर का बॉस होता है और इसके एक ही अटैक से सब लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और आधे तो मर भी जाते हैं। अपना हीरो एकदम से सुन्न पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर उसे एक और हिट दे देता है जिससे जाओवान बहुत दूर जाके दीवार में पिचक जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोचता है इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे, अब ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। हम सब यहाँ पर कुत्ते की मौत मरने के लिए नहीं आए हैं। इतने में यूवान उस मॉन्स्टर पर पीछे से हमला कर देता है और वो जाओवान को बोलता है खुद को संभालो, हमें इस मॉन्स्टर को मिलकर डिफीट करना है और तुम्हारे बिना मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। यूवान उस मॉन्स्टर पर अकेले ही अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सैड मोमेंट बन जाता है। वो मॉन्स्टर यूवान के सीने में अपना सींग घुसा देता है। जाओवान ये देखकर शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो मॉन्स्टर यूवान को अपने सींग से जमीन पे पटक देता है। जाओवान ये देखकर बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और वो ड्रैगन सप्रेसिंग स्वॉर्ड को उठाकर उस मॉन्स्टर पर बहुत ही तेजी से अटैक करता है। वो मॉन्स्टर उस अटैक को आते हुए देखकर शॉक हो जाता है। ये अटैक इतना फास्ट होता है कि मॉन्स्टर को हिलने का भी टाइम नहीं मिलता और इस अटैक से उस मॉन्स्टर के पुर्जे निकल आते हैं और वो मॉन्स्टर मर जाता है। इस मॉन्स्टर के मरने के बाद जाओवान को पीछे से आवाज आती है और ये आवाज यूवान की होती है। वो उससे बोलता है मुझे माफ कर देना, अब मैं आगे के सफर में तुम्हारे साथ नहीं होगा। यहाँ पर हमें यूवान की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है। इस खतरनाक टावर में रह के भी उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी और इस वजह से सब लोग उसे प्यार से स्माइल नाइट भी बोलते थे, लेकिन आज यहाँ पर उस स्माइल नाइट की स्माइल खो जाती है। इसके बाद वो जाओवान को आगे जाने के लिए बोलता है क्योंकि अब जाओवान उसकी आखिरी उम्मीद है। जाओवान उसकी बात मान लेता है और आगे के सफर पर अकेले ही निकल पड़ता है। यूवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो बोलता है जितना मैंने सोचा था जाओवान उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपने मन में सोचता है जाओवान मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम टॉप फ्लोर तक पहुंच सकते हो। इसके बाद हमें जाओवान दिखाया जाता है जो 99th फ्लोर के गेट पर पहुंच जाता है और उसे यूवान की याद आने लगती है और इतने में ही 99th फ्लोर का गेट खुल जाता है और जैसे ही वो अंदर की तरफ जाता है वहाँ पे बहुत ही तेज बर्फ पड़ रही होती है और सारी जगह बर्फ से जमी हुई होती है। इसके बाद जाओवान जैसे ही अंदर की तरफ जाता है वहाँ उसे बर्फ में कुछ अजीब सा नोटिस होने लगता है। वो अपने कदम पीछे लेने लगता है और अचानक से उसके सामने एक एक्सप्लोजन होता है और उस बर्फ में से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर निकलता है। ये मॉन्स्टर 99th फ्लोर का बॉस होता है। इसका नाम आइस ड्रैगन वेल्चेसर होता है। जाओवान अपने कदम पीछे लेता है और वो मॉन्स्टर उसे बोलता है क्या हुआ चूहे, तूने इतनी जल्दी हार मान ली क्या जो तू पीछे जा रहा है। जाओवान उसे बोलता है नहीं नहीं, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। इसके बाद जाओवान बर्फ के नीचे एक केव में छुप जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और उसको खुद को हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आइस ड्रैगन उसे ढूंढने लगता है और जाओवान अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रहा होता है और वो बोलता है 99th फ्लोर तक पहुंचने में मुझे 10 साल लग गए और 98th फ्लोर तक जितने भी मॉन्स्टर आए मैंने उन सबको धूल चटा दी, लेकिन इस फ्लोर का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अदर फ्लोर्स। जाओवान नीचे बैठा होता है और खुद को हील कर रहा होता है और ऊपर आइस ड्रैगन गुस्से में अपना अटैक ब्लास्ट ब्रीथ जमीन पर दे मारता है, लेकिन जाओवान सेफ जगह पे छुपा हुआ होता है
वो सोचता है अगर मेरे पास ये सारे इक्विपमेंट नहीं होते तो शायद मैं बहुत ही पहले मर चुका होता। उसके हाथ में वो ड्रैगन सप्रेसिंग स्वॉर्ड भी होती है और उसकी बॉडी पर आइस डीमन आर्मर रहता है जो उसे युवान ने दिया होता है। इसके बाद वो अपने हाथ पे बंधे फ्लेम किंग्स ब्रेसलेट को देखता है। ये ब्रेसलेट जाओवान को उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया होता है जिसका नाम सोयोल होता है और इस लड़की की मौत भी इसी टावर में हुई होती है। जाओवान सोचता है काश मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो शायद मैं तुम सबको बचा पाता। जाओवान अब सोच में पड़ जाता है अब मैं इस आइस ड्रैगन को कैसे हराऊं, और अचानक से उसे कुछ इमेजिन होने लगता है। वो एक ब्लैक स्मिथ से बात कर रहा होता है जिसका नाम जय होता है और ये ऑटोपोस्ट टीम में रहता है। जय उसे बोलता है क्या तुम्हें लगता है इस बार तुम टावर के सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर पाओगे? जाओवान बोलता है हाँ मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद जाओवान उसे बोलता है जय लगता है अब तुम लास्ट ब्लैक स्मिथ बचे हो पूरे आउटपोस्ट में। जय इस पर बोलता है मुझे इस सब के बारे में याद मत दिलाओ, और सबसे जरूरी बात अब लोअर फ्लोर्स से सप्लाई आना बंद हो गया है। कुछ महीने पहले आ रही थी पर अब पूरी तरह से बंद हो गई है। जाओवान बोलता है ये तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि टावर में सब लोग मारे जा चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। मुझे तो अब ये तक नहीं पता कि ये कौन सा साल चल रहा है। पिछले कुछ सालों से 10 से भी ज्यादा टावर इम्पैक्ट हुए हैं लेकिन कोई भी ह्यूमन टावर में समन नहीं हुआ। इसका मतलब दुनिया में जितने भी ह्यूमंस थे सब खत्म हो गए हैं। जय उससे बोलता है अच्छा ये बताओ इतने टाइम से तुम टावर के अंदर हो, क्या तुम्हें अंदर कुछ भी नोटिस हुआ? जाओवान सोचने लगता है और उसे याद आता है। वो बोलता है जहाँ पे रिटर्न स्टोन डिस्कवर हुआ था वहाँ पे कुछ अजीब सा लिखा था, टावर विद इन द टावर, नाइटमेयर विद इन द नाइटमेयर। जाओवान कॉन्सेंट्रेट करता है और उसे कुछ नोटिस होता है। वो बोलता है जो लोग टावर के अंदर रहते हैं उनकी एज नहीं बढ़ती है। अगर कोई स्टोन यूज करके गायब हो जाता है तो उसके साथ सिर्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो वो पास्ट में चला जाएगा या तो वो टावर के बाहर की दुनिया में स्पॉन हो जाएगा। गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि इन टावर इम्पैक्ट्स के पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री और सीक्रेट्स हैं जो हमें आगे के चैप्टर्स में रिवील होंगे, और शायद जाओवान को भी इन टावर्स को लेके कुछ पता चल गया है। वो सब हमें आगे ही पता चलेगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जाओवान यहाँ पे एक्साइटेड वे में जय को बोलता है मुझे ब्लैक स्मिथ स्किल सीखना है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? जय बोलता है अच्छा तो तुम्हें ब्लैक स्मिथ स्किल सीखनी है। जाओवान का चेहरा यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। इसके बाद वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और आइस ड्रैगन के सामने आ जाता है। आइस ड्रैगन उससे बोलता है जब से ये टावर बना है तब से लेकर आज तक कोई भी ह्यूमन पैदा नहीं हुआ जो 99th फ्लोर तक पहुंच सके। तुम अकेले हो जो यहाँ तक पहुंचे हो, तुम तारीफ के काबिल हो। इस पर जाओवान बोलता है तारीफ की भी तो किसने की, एक मॉन्स्टर ने जिसे मैं मारने वाला हूँ। अब मुझे बहुत बुरा लगेगा तुम्हें मारने पर। इस पर आइस ड्रैगन बोलता है मुझे मारोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओवान उसे बोलता है तुम्हें शायद मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आई, जिस आइस आर्मर पे तुम्हें इतना प्राउड है उस पे अब क्रैक्स आ रहे हैं, लगता है तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। ये सुन के आइस ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जाओवान पर लॉन्च कर देता है। इस अटैक से जाओवान बहुत दूर जाके गिरता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसकी बॉडी खून में लथपथ हो जाती है। आइस ड्रैगन उसके सामने आके बोलता है तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो, मौत के अलावा तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओवान को उस आइस में इल्यूजन्स आने लगते हैं लेकिन वो इन इल्यूजन्स में नहीं फंसता है और आइस ड्रैगन को बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहे हो, और वो उन आइस इल्यूजन्स को तोड़ के बाहर आ जाता है और अपना अटैक द थर्स्ट आइस ड्रैगन पर लॉन्च कर देता है। आइस ड्रैगन उससे बोलता है इतना कहने के बाद भी तुम फिर से यही पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हो, इस सिंगल टेक्निक से तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, तो अपनी हार मान लो। यहाँ पे हम पहले इस टेक्निक के बारे में जानेंगे। असल में जाओवान जब टावर पर रेड करता है तो उससे पहले ही बाकी लोग ऑलरेडी रेड कर चुके थे, तो जो टावर के स्पेशल टेक्निक्स और स्किल्स थी वो उन सब लोगों को मिल जाती है। और अब जाओवान के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं थी जिससे वो प्रैक्टिस करता, तो वो खुद की एक टेक्निक क्रिएट कर लेता है जिसे वो द थर्स्ट नाम दे देता है। अब जाओवान की सोच यहाँ पे कुछ ऐसी थी कि हजारों टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने से बेहतर है मैं इस एक टेक्निक को ही 1000 बार प्रैक्टिस करूं। जाओवान ने सिर्फ उस एक टेक्निक पर ही अपना फोकस रखा और उसने इस टेक्निक से टावर के अंदर 50 मिलियन से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी ये टेक्निक और ज्यादा पावरफुल होती गई। ये टेक्निक किसी स्पेशल स्किल में नहीं आती थी क्योंकि ये उसने खुद क्रिएट करी थी, इस वजह से वो इस टेक्निक को बिना सेपरेट एनर्जी गवाए यूज कर सकता था जितनी बार भी हो चाहे। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जाओवान उस मॉन्स्टर पर सेम टेक्निक से अटैक करने लगता है लेकिन इससे पहले ही आइस ड्रैगन अपना अटैक रेडी कर लेता है। अब जाओवान ऑलरेडी आयर में था तो वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। अगर ये अटैक उसे लग जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अचानक से उसे आइस ड्रैगन के मुंह के पास कुछ चमकता हुआ दिख जाता है और ऐसी ही चमक उसने 98th फ्लोर के बॉस पर भी देखी थी। ये असल में एक वीक पॉइंट रहता है और जाओवान फटाक से इस पर ही अपनी पूरी ताकत से
द थर्स्ट मार देता है, जिससे मॉन्स्टर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। जवान इसकी आंख फोड़ देता है और उसका मुंह तोड़ देता है। अब पता नहीं आगे चल के इसका क्या क्या फोड़ेगा। जवान बोलता है, मुझे लगा था इस अटैक से तुम्हारा मुंह हवा में उड़ जाएगा, पर ये तो लटक रहा है। इस पर आइस ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी बॉडी से विंग्स निकल आते हैं। वो हवा में फ्लोट करता है और अपने उस टूटे फूटे मुंह से जवान पर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। ये अटैक्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जिससे जवान को काफी मुश्किल होती है डॉज करने में, और एक आध अटैक्स उसे लग भी जाते हैं। आइस ड्रैगन उसके सामने आके लटके हुए मुंह से बोलता है, अगर तुम्हारे जैसे 10 लोग और होते तुम्हारे साथ तो शायद तुम मुझे हरा सकते थे। इस पर जवान बोलता है, तेरा मुंह तो लटक रहा है पर फिर भी तू ये बकवास करता है। आइस ड्रैगन उसे बोलता है, अगर वो सारे लोग ड्रीम डीमन स्टोन के झांसे में नहीं आते तो शायद आज तुम इस हालत में नहीं होते। जवान शॉक हो जाता है और उसे बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। आइस ड्रैगन इसका कोई जवाब नहीं देता है और जवान पर अटैक कर देता है। जवान काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसके पास अब और फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बची थी, तो वो किसी तरह से वहां से एस्केप करता है और वो 98th फ्लोर में वापस चला जाता है, क्योंकि उसकी एचपी बहुत ज्यादा कम रह गई थी। अगर अब उसको आइस ड्रैगन का एक भी अटैक हिट होता तो वो नहीं बच पाता, इसलिए वो फिर से 98th फ्लोर में जाता है खुद को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो उस आइस ड्रैगन को पूरी तरह से डिफीट कर पाए। और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, ये ड्रीम डीमन स्टोन क्या है। इसके बाद एक टाइम स्किप होता है और हमें 5 साल के बाद दिखाया जाता है। हमें वही बर्फीली जगह दिखाई जाती है जो कि एक्चुअल में 99th फ्लोर होता है। और जवान के सामने बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ जाती है और इनमें हमें दिखता है कि जवान का लेवल, स्टेमिना, पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद हमें जवान दिखाया जाता है जो उस आइस ड्रैगन पर बैठा होता है और वो नोटिफिकेशंस को पढ़ रहा होता है। आइस ड्रैगन की हालत कुछ ऐसी थी कि मुझे उस पर तरस आ गया। यहाँ पे मुझे बस एक ही फीलिंग आई कि तुम क्या थे और क्या हो गए। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आइस ड्रैगन में थोड़ी सी जान अभी भी बची थी। जवान उसे बोलता है, ओए नल्ले, तूने एक बार ये ड्रीम डीमन स्टोन का नाम लिया था, वो क्या है। आइस ड्रैगन मरते मरते बस एक ही बात बोलता है, तुम्हें अब आखिरी फ्लोर में सब कुछ पता चल जाएगा। आइस ड्रैगन को डिफीट करने के बाद जवान को एक पावरफुल वेपन भी मिलता है। इसका नाम आइस ड्रैगन स्वॉर्ड होता है। इस स्वॉर्ड की पावर इसके यूजर की विल पावर पर डिपेंड होती है कि वो कितने टाइम तक लड़ सकता है। जवान बोलता है, ये स्वॉर्ड की तरह तो मगर लग नहीं रहा है। और अचानक से जवान के सामने जमीन में से कुछ डार्क निकलने लगता है और गेट जैसी शेप ले लेता है और उस गेट के ऊपर 100 लिखा हुआ आता है और हमें पता चलता है कि ये 100 फ्लोर का एंट्रेंस है। अब जवान जैसे ही एंटर करता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि 100 फ्लोर एक कंट्रोल रूम रहता है और उधर स्क्रीन लगे होते हैं जिनमें हमें टावर का बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। जवान ये देख रहा होता है और अचानक से किसी की डरावनी आवाज आती है। वो बोलता है, तुम आखिर यहाँ तक पहुंच ही गए। ये आवाज सुन के जवान थोड़ा सा घबरा जाता है। वो आदमी उससे बोलता है, पैनिक मत हो, मुझे तो लगा था तुम पहले टाउन को विजिट करोगे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट नोटिस भेजना भूल गया। और इतने में ही जवान के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है। इसे पढ़कर जवान शॉक हो जाता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस, तुम पहले इंसान हो जिसने गेम ऑफ वर्ल्ड का ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है और तुम्हारी इस अचीवमेंट को इमॉर्टल लाइब्रेरी में लिखा जाएगा और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए सेव रहेगा। जवान को ये देखकर झटका लगता है। वो एकदम से एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ जो भी हो रहा था वो बस एक गेम का ट्यूटोरियल था। इसके बाद जवान के सामने वो बंदा अपीयर होता है और ये एक डेवल जैसा दिख रहा था। वो डेवल उससे बोलता है, लगता है तुम्हें इससे कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लग गया। जवान इस वक्त बहुत ही सीरियस होता है। वो उस डेवल से बोलता है, तुम कौन हो। वो डेवल उससे बोलता है, मैं तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। मैं डेवल बीस्ट्रेन हूँ और मैं इस टावर ऑफ नाइटमेयर का ओनर हूँ जिसे तुमने अभी क्लियर किया। जवान उसे बोलता है, अगर ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल था तो इसका मतलब असली गेम अब शुरू होगी। डेवल उसे बोलता है, तुम काफी समझदार हो, और वो जवान को पास्ट की मेमोरीज दिखाने लगता है जब जवान और उसके दोस्तों ने टावर पर रेड करी थी। जवान को वो सारी मेमोरीज स्क्रीन पर दिखती है और उनमें वो अपनी टीम के साथ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और एक एक करके उसके दोस्त मर रहे थे। ये सब दिखाकर वो डेवल चाहता था जवान को गुस्सा आए और उसे ये सब देख के पछतावा हो, और फिर वो जवान को बोलता है, मैं तुम्हें फिर से एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, तुम इस गेम को फिर से शुरू से खेल सकते हो, मैं तुम्हें वापस से गेम के स्टार्ट में भेज दूंगा, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। और जवान के सामने फिर से वही टावर वॉकर बनने की नोटिफिकेशन आ जाती है। जवान को ये सब सही नहीं लगता है। वो सोचता है ये इस सब का अंत नहीं है, मतलब हम इस टावर के फ्लोर्स को क्लियर करके दुनिया को नहीं बचा सकते। ये शुरुआत से ही बस एक ट्रैप था जिसमें हम फंसते गए। उन टावर इम्पैक्ट्स को रोकना और दुनिया को बचाना ये बस हमारा एक सपना था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जवान उस डेवल को बोलता है, ये सब मेमोरीज दिखाकर तुम्हें लगता है मैं वापस से पास्ट में जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वो डेवल गुस्सा हो जाता है। वो जवान के सामने जोर जोर से दहाड़ने लगता है। वो डेवल उससे बोलता है, पहले तो तुम ये पास्ट में जाना बोलना बंद कर दो, क्योंकि इस टावर क्या पूरे ग्रेट लैंड में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिससे तुम पास्ट में जा सकोगे। जवान सोचता है, पर इस टावर में तो रिटर्न स्टोन नाम का एक आइटम था जिससे हम पास्ट में जा सकते हैं। और अचानक से उसे आइस ड्रैगन की बात याद आती है। उसने बोला था नाइटमेयर स्टोन ह्यूमंस को बस ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। और ये सोच के जवान सदमे में चला जाता है।
वो डेवल उससे बोलता है जिसे तुम आज तक रिटर्न स्टोन समझ रहे थे वो असल में एक नाइटमेयर स्टोन है, और जिन लोगों ने भी इस स्टोन को यूज किया था वो सब लोग बस एक सपने में ट्रैप हो गए, ना कि पास्ट में चले गए। डेवल उससे बोलता है तुम ह्यूमंस को जहाँ से मिलाना बहुत ही आसान है। जवान एकदम शांत रहता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो डेवल उससे बोलता है तो अब तुम सब कुछ समझ गए, तो असली गेम शुरू करते हैं। तुम इसमें पास्ट में तो नहीं जा पाओगे, तुम बस इस गेम को फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे। मुझे उम्मीद है तुम सही फैसला लोगे। डेवल ये बोल ही रहा होता है और अपना जवान उस स्क्रीन पर नो पे क्लिक कर देता है, और ये देख के डेवल की आंखें बाहर आ जाती है और वहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है। जवान उस डेवल को बोलता है तुम्हारी वजह से मैं इस टावर की असलियत समझ पाया। मैं अभी तक इस टावर के नाइटमेयर में था, और अब मैंने यही फैसला किया है कि मैं तुम्हें यहाँ पे डिफीट करूंगा और अगले फ्लोर की तरफ बढ़ूंगा। ये सुनकर वो डेवल उससे बोलता है ये इस टावर का एंड है और इसके आगे कोई भी फ्लोर नहीं है। लगता है जो रिवॉर्ड्स तुम्हें प्रीवियस फ्लोर को क्लियर करने से मिले वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थे। डेवल उससे ये सब बोल ही रहा होता है और जवान अपनी स्वॉर्ड से उसका सिर काट देता है, लेकिन इस अटैक से उस डेवल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो डेवल उससे बोलता है अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी आइटम मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जवान बोलता है मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। वो डेवल उससे बोलता है क्या तुम अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते? ये सुनकर जवान कंफ्यूज हो जाता है और उससे बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? डेवल उससे बोलता है क्या तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम एक इमेजिनेशन में हो जो टावर ऑफ नाइटमेयर ने क्रिएट करा है? असल में तुम्हारी दुनिया में कभी ये टावर इम्पैक्ट हुए ही नहीं, तुम अब तक सिर्फ एक इमेजिनेशन में थे। जवान को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो डेवल उससे दिखाता है असली दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, जहाँ पर हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो डेवल जवान को बोलता है तो तुम्हें कैसा लग रहा है सब लोगों को जिंदा देख के? चलो मैं तुम्हें एक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। और हमें एक हॉस्पिटल का हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे काफी लोग बेहोश पड़े होते हैं, और अचानक से वहाँ पे जवान की नजर खुद की बॉडी पर पड़ती है। वो खुद को भी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है और उसकी गर्लफ्रेंड सोयल भी वहीं पर होती है। डेवल उससे बोलता है तुम शायद ये नहीं जानते लेकिन तुम यहाँ पर कितने सालों से हो, मगर असली दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही महीना हुआ है, और सबसे जरूरी बात तो ये है तुम मुझे यहाँ पे कभी नहीं हरा सकते। तो इसलिए जो मैं बोलता हूँ तुम वही करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ह्यूमंस और ड्रैगन्स के बीच बहुत बड़ा गैप है। जवान का फेस बहुत ही कोल्ड रहता है और वो उस डेवल को बोलता है अगर तुम ड्रैगन्स की बात कर रहे हो तो मैं पहले ही एक को मार चुका हूँ और अब तुम भी यहाँ पे मेरे ही हाथों से मरोगे। और ये बोलते ही वो डेवल पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जवान दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है, और वो उसी जाय नाम के ब्लैक स्मिथ के पास फिर से आ जाता है। जवान उसे बोलता है पिछले 7 डेज से मैं कंटिन्यूअसली उस डेवल के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। मैं तो उससे बच गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे मारना नहीं चाहता है। अब चाहे कितने ही दिन या साल लग जाए मैं उसे डिफीट करके ही दम लूंगा। जवान जो भी बोल रहा था ये सब वो डेवल देख रहा होता है। वो डेवल बोलता है मुझे इसे यहाँ पर रोक के रखना होगा। ये लड़का एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है और इसे मैं एक अच्छे प्राइस में बेचूंगा। एज ए कल्टिवेटर मैं पहली बार किसी ऐसे को देख रहा हूँ, और एक कल्टिवेटर होने के नाते मुझे इसे सेफली ऑलमाइटी लैंड तक पहुँचाना होगा। यहाँ पे वो डेवल कुछ एग्जाम्पल्स में समझाने लगता है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा ही बोल देता हूँ ये क्या होता है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दरअसल असली गेम शुरू करने से पहले एक ट्यूटोरियल गेम खिलाया जाता है जिसमें बहुत सारे टावर वॉकर्स होते हैं। वो सब लोग टावर ऑफ नाइटमेयर में एज अ प्रोडक्ट होते हैं, और उनमें से अच्छा प्रोडक्ट वही है जो टॉप फ्लोर तक पहुंच पाए, और बाकी के लोग जो टॉप फ्लोर पहुंचने से पहले हार मान लेते हैं वो इस गेम से बाहर हो जाते हैं। अब इसके बाद टावर ऑफ नाइटमेयर के ओनर यानी कि उस डेवल को अच्छे प्रोडक्ट की देखभाल करनी पड़ेगी और उसे ताकतवर बनाना होगा। लेकिन अब जवान असली गेम में एंटर करने से मना कर देता है तो उस डेवल को इससे काफी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, और वो जवान को मार भी नहीं सकता क्योंकि इस डेवल के ऊपर भी कुछ लोग होते हैं जो इस सब पर नजर रखे हुए होते हैं। और जवान तो इतना खास प्रोडक्ट होता है कि इस बार तो गॉड्स ने भी उस डेवल के साथ कॉन्टेक्ट किया होता है जवान को खरीदने के लिए। डेवल ये सब बड़बड़ा रहा होता है और अचानक से जवान उस पर पीछे से अटैक कर देता है। डेवल उससे बोलता है ये सब करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम मेरी बात मान लो और रियल गेम में एंटर करने के लिए मान जाओ। जवान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और बस धड़ाधड़ उस पर अटैक करते जाता है। इससे डेवल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जवान को एक हिट दे देता है। जवान इस हिट से दीवार में पिचक जाता है और उसके मुंह से बहुत ही खून निकलने लगता है। वो डेवल उसके सामने आता है और उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा, तुम बस मेरी बात मान जाओ। जवान एकदम से चिल्ल होकर बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा और अगले फ्लोर में एंटर करूंगा। ये सुनकर डेवल पागल होकर अपना सर दीवार पर पटकने लगता है। वो जवान को बोलता है अच्छा तुम ही बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे तुम रियल गेम में एंटर करोगे। जवान डेवल का यही बोलने का वेट कर रहा होता है। वो उससे बोलता है अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। डेवल इस पर एग्री कर लेता है और वो जवान को बोलता है मैं तुम्हें पहले बता दूं तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक अकेली डायमेंशन नहीं बनी है। जवान बोलता है हाँ मुझे पता है मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करती है, ये तो सबको पता है। डेवल उससे बोलता है अगर तुम्हें ये सब पता है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तुम जिन यूनिवर्सेस के बारे में जानते हो वो सब एक डायमेंशनल लेवल के अंडर आते हैं
और उसका नाम द ऑलमाइटी लैंड है, और तुम्हारी अर्थ इस डायमेंशनल सिस्टम का एक छोटा सा प्लेनेट है जिसका हमने 294th वर्ल्ड नाम दिया है। और इस टावर ऑफ नाइटमेयर में जो लोग एंटर करते हैं वो यहाँ पे न्यू स्किल्स और आइटम्स को अचीव कर सकते हैं और अपने पावर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे वो लोग ऑलमाइटी लैंड के सिस्टम को अडेप्ट कर पाएंगे। और ये सब करने के बाद उन लोगों को दूसरे वर्ल्ड में जाने का मौका मिल सकता है। और हम जैसे डेवल्स का काम है इस गेम को सपोर्ट करना। जवान उससे बोलता है ये सब करने से तुम्हारा क्या फायदा है, मुझे वो जानना है। डेवल इस पर बोलता है मुझे पता है तुम असल में क्या जानना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि टावर ऑफ नाइटमेयर्स तुम्हारे ही वर्ल्ड में क्यों समन हुए और तुम सब लोगों को ही ये सब क्यों झेलना पड़ा। जवान को ये सब बकवास लगता है। वो डेवल से बोलता है ये सब मुझे नहीं जानना, तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम जैसा इस टावर ऑफ नाइटमेयर को ऑपरेट क्यों कर रहा है। इस पर डेवल थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है ठीक है, तो तुम्हें बस इतना जानना है हम ये सब क्यों करते हैं, तो मैं तुम्हें इतना बता दूं ये सब हम बस वॉलंटियरली करते हैं क्योंकि हम डेवल्स को ये सब करना पसंद है। और हमारी प्रजाति में बहुत से डेवल्स तुम जैसे स्पेशल टावर वॉकर्स को ऊपर से देख रहे होते हैं। एक जगह है जिसे हम पैराडाइज बोलते हैं, वहाँ पे हम डेवल्स और मॉन्स्टर्स एक साथ अमन और शांति से रहते हैं। जवान को उसकी बातों पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं होता और वो एक इमेजिनेशन करने लगता है अब मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊँ। इस गेम के हिसाब से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी स्ट्रेंथ भी अब मैक्स लेवल तक पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा। क्या इतने सारे लोग बिना मतलब के मारे गए। वो ये सोच ही रहा होता है और उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है और उसे महसूस करके वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या ये एक हेलुसिनेशन है। उसे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स दिखने लगते हैं जो शुगर क्यूब्स की शेप ले लेते हैं और अपनी फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। और पता नहीं कैसे पर जवान को इसे फील करके फट से सब कुछ समझ आ जाता है। और इसके बाद वो इमेजिनेशन से बाहर आता है और वो उस डेवल को बोलता है अच्छा तो ये करना तुम्हें पसंद है, मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है, तुम मुझे बताओ ये मोनार्क क्या है, क्या वो कोई किंग है। डेवल उसे बोलता है मोनार्क्स ग्रेट लैंड पर रूल करते हैं, जो लोग इस गेम को क्लियर कर पाते हैं वो लोग इसके बाद ग्रेट लैंड की तरफ प्रोसीड करते हैं और उन लोगों को मोनार्क से पावर सपोर्ट मिलेगा। जवान इस पर कंफ्यूज होकर बोलता है कैसा पावर सपोर्ट। डेवल उसे समझाता है ये डिपेंड करता है कि तुम किस मोनार्क को चूज करते हो और उसी हिसाब से तुम फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद वो डेवल जवान को मक्खन लगाने लगता है। वो उसे बोलता है अगर तुम मेन गेम में एंटर करने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करूंगा, जो सबसे ग्रेट मोनार्क होगा तुम उसी की छत्र छाया में रहोगे और इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी डील है। जवान इस पर बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं आज से 10 दिन के बाद ही मेन गेम में एंटर करूंगा। डेवल के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो वो इस पर एग्री कर लेता है। इसके बाद हमें जवान दिखाया जाता है जो पिछले 9 डेज से अपनी उस टेक्निक द थर्स्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो डेवल उसे देख रहा होता है और वो बहुत ही बेसब्री से 10 दिन होने का वेट कर रहा था। उसका मूड बहुत ही खराब रहता है क्योंकि जवान उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। इसके बाद वो डेवल बोलता है मैंने उनसे इस बेकार टावर को क्यों लिया, ये सब उन स्टूपिड बास्टर्ड्स की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बोला था इस टावर को उसके ओनर के हिसाब से बिल्ड किया गया है, लेकिन ये बस एक एंटीक फर्स्ट जनरेशन टावर है और इसकी एज को भी गेस नहीं किया जा सकता। वो डेवल इमेजिन करने लगता है काश ये 3rd जनरेशन टावर होता तो मैं जब चाहे इस ट्यूटोरियल गेम को एंड कर सकता था और टावर वॉकर्स को अपनी मर्जी से मेन गेम में भेज सकता था, लेकिन इस फर्स्ट जनरेशन की टावर की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ मैनेज करना होगा, वरना उन सारे प्राइसेस पर पानी फिर जाएगा। ऊपर से इस लड़के ने भी मेन गेम को डिक्लाइन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल फाइनली ये 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और कल ही मेरी विश पूरी हो जाएगी। इसके बाद 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और जवान के सामने फिर से वही नोटिफिकेशन आ जाती है। वो डेवल बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा होता है क्योंकि आज फाइनली जवान उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला था और इससे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं। वो अंदर से बल्ले बल्ले कर रहा होता है और जवान अचानक से उसकी खोपड़ी फोड़ देता है और वो डेवल शॉक हो जाता है। उसकी इतनी खुशी जवान एक पल में खत्म कर देता है। इसके बाद जवान उससे बोलता है तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा, मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया हूँ और वो है टॉप तक पहुँचना, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। जब से मुझे स्मॉल पार्टिकल्स दिखने लगे हैं, मैं जब भी अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करता हूँ तो मेरी स्वॉर्ड का मोशन अनस्टेबल हो जाता है और पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज फीलिंग होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर किसी चीज की अवेकनिंग हो रही है और मुझे फील हो रहा है कि मैं जिंदा हो रहा हूँ। डेविल ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो अपनी स्किल ब्लैक आयरन मोड से जवान को जकड़ लेता है और उससे बोलता है मैंने आज तक तुम्हारा जैसा कोई नहीं देखा, अगर तुम मेरी बात सीधी तरह से मान जाते तो हम दोनों के लिए काफी अच्छा रहता, मगर लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। जवान इस पर बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते और ये गेम भी तब तक एंड नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूँ। डेविल स्माइल करता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा? लेकिन मैं तुम्हें एक सरप्राइजिंग चीज बताना भूल ही गया। इस टावर ऑफ नाइटमेयर को अलग तरह से प्रोग्राम किया गया है, जिसमें इस ट्यूटोरियल गेम को क्लियर करने के 100 दिन बाद
ये ट्यूटोरियल ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। ये बोल के डेविल स्माइल करता है क्योंकि ये बस उसकी एक चाल रहती है जवान को फंसाने के लिए। और अचानक से उसे पीछे से एक कोल्ड आवाज आती है। डेविल बी स्ट्रेंथ, तुम्हें सरप्राइज देने का काफी शौक है तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। ग्रेटलैंड में तुम किसी को चकमा देने में सबसे माहिर माने जाते हो। तुम अभी तक 784 ईयर्स से धरती पर बोझ बन के जी रहे हो और तुम 128 वर्ल्ड्स में भी घूम चुके हो। और अब तुम मुझे एक जेट ब्लैक मोनार्क के हवाले करने का प्लान बना रहे हो, जिसे मैथमेटिशियन के नाम से भी जाना जाता है। जावान का ये बोलना उस डेविल के कानों में गूंजने लगता है और वो अपने उस गुच्ची के सूट में सूसो कर देता है। इसके बाद वो इस शौक से बाहर आता है और हकलाते हुए जवान को बोलता है, आखिर तुम हो कौन? जवान एकदम चिल होकर बोलता है, मैं तो बस एक प्राइज हूँ जिसकी तुम इतने सालों से देखभाल कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, तुम्हारे ऊपर जाने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ वहां पर एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और डेविल की वो आयरन वुड स्किल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उस जगह पर हमें कोई चीज फ्लैश होती दिखती है जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी और उस धुएं से जवान बाहर आता है और उस डेविल पर अटैक कर देता है। इस बार उस डेविल को इस अटैक से चोट लगती है और वो सामने देखता है तो उसे जवान के हाथ में एक बहुत ही बड़ी भयानक चीज दिखती है और इस चीज का नाम द ओवरलोड अडेप्टर होता है। ये देख उस डेविल के फटके हाथ में आ जाती है। इसके बाद जवान उस डेविल को बोलता है, जिस दिन मैं 100 फ्लोर तक पहुंचा मुझे बहुत सारे डाउट्स हुए। क्या ये सच में सिर्फ एक सपना है? क्या हम ह्यूमंस को तुम लोग बस खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? मेरे डाउट्स बढ़ते गए, लेकिन आखिर में एक जगह पहुंच गया जहाँ पे मेरे सारे डाउट्स खत्म हो गए। और इसी के साथ वो उस डेविल पर फिर से एक पावरफुल थर्स्ट करता है, जिससे वो डेविल अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अब वो होल्ड बैक ना करके अपनी सारी ताकत से जवान पर अटैक करता है और इससे जवान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो डेविल जवान पर कंटिन्यूअसली अटैक करते रहता है और बोलता है, तुम इंसानों की कोई औकात नहीं है हमारे सामने। जवान अब लड़ने की विल पावर खो बैठा था, लेकिन डेविल की ये बातें सुन के वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को ग्रैब करता है और वो उस डेविल पर कंटिन्यूअसली थर्स्ट करता है और इन दोनों के अटैक्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इस फियर्स बैटल में जवान का थर्स्ट का काउंट 1 बिलियन तक पहुंच